नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉन फिक्शनल स्टोरीज पर, जहां हम आपको ले चलते हैं एक से एक अनोखी और रोचक कहानियों के सफर पर। आज की कहानी है मुंजिया। तो कहानी शुरू होती है 1952 में कोंकण महाराष्ट्र में, जहां गोटिया नाम का एक लड़का अपनी मां से लड़ रहा था क्योंकि उसे मुन्नी से शादी करनी थी, जो उससे 7 साल बड़ी लड़की थी। लेकिन उसकी शादी के दिन उसके माता पिता ने उसे ब्राह्मण बना दिया। इसी रात को गांव में उत्सव होता है। नाचने वाले लोग जो सबको थोड़ा डरा रहे थे, वो आकर गोटिया को भी डराने लगते हैं। लेकिन गोटिया के अंदर का शैतान उस व्यक्ति को ही डरा देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ चेतकवाड़ी जाने लगता है, जो उसकी निजी संपत्ति है। गीता, उसकी बहन, भी उसे मना करती है कि इतनी रात को चेतकवाड़ी जाना अच्छी बात नहीं है, माँ बाबा उसे मार देंगे। लेकिन गोटिया उससे कहता है कि मैं तंत्र मंत्र की शक्ति से मुन्नी को अपने करीब लाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक अंधेरी शक्तियों की साधना की है। जिसके बाद वो बैठकर अनुष्ठान शुरू करता है। इसके लिए उसे थोड़ा पेशाब यानी शौचालय की जरूरत होती है, इसलिए वो अपनी बहन गीता को वहां ले जाता है। वो उसे बैठाकर थोड़ी देर के लिए चला जाता है। जब काफी देर बाद भी वो वापस नहीं आता है तो गीता परेशान हो जाती है और उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। लेकिन ये सब गोटिया की योजना थी और वो उसे मार कर ही दम लेगा। वो अंधेरी शक्तियों यानी काले शैतान को खुश करके मुन्नी को पाना चाहता था। इस समय यहाँ थोड़ी कॉमेडी होती है, जहाँ गीता कहती है कि मर्द की बलि के लिए मर्द की जरूरत होती है। मैं औरत हूँ, लेकिन गोटिया उसका काम तमाम करने को तैयार है। वह अंत में पागल हो चुका था। निष्कर्ष में पता चलता है कि अपनी जान बचाने के लिए गीता गोटिया को धक्का देती है और उसका सिर पेड़ की लकड़ी से टकराता है और गोटिया वहीं मारा जाता है। और अगली सुबह उसका पूरा परिवार उसका गुलाम बन जाता है। वह संस्कार करता है और उसकी राख को उसी पेड़ के अंदर गाड़ देता है, जहां एक बाबा जी बैठकर चिलम पी रहे थे। और वह गोटिया की मां से कहता है कि वह ब्राह्मण बनने के 10 दिन के भीतर मर गया और उसमें कुछ इच्छाएं बाकी होंगी, तो अब वह ब्रह्म राक्षस बनेगा। जिसके बाद सीन वर्तमान समय के महाराष्ट्र पुणे में शिफ्ट हो जाता है और हम इस कहानी के मुख्य अभिनेता बिट्टू को देख पाते हैं, जिसकी कॉलेज लाइफ अच्छी चल रही थी। जिसके बाद वह अपने घर आता है, जिसका अपना एक घर है। वहाँ एक सैलून भी है, जिसे उसकी माँ पम्मी जी संभालती हैं। वो मना कर देती है और कहती है कि ये तो बस घर का काम है, इसे संभालो। जिसके बाद हम उस बूढ़ी लड़की यानी गीता को देख पाते हैं, जो बड़ी हो चुकी है और आजी बन चुकी है। बिट्टू आजी से कहता है कि तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत कुछ सीखना है। मैं जानना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहकर बहुत कुछ नहीं सीख पाऊंगी। जहाँ आज ही वो कहती है, टेंशन मत लो बेटा, आज मैंने पूरन पाली बनाई है। खाते वक्त तुम्हारी माँ पम्मी को जरूर समझाऊंगी। ठीक है, तुम्हारे पापा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करवाऊंगी। जिसके बाद तीनों आराम से बैठकर पूरन पोली खाने लगते हैं। तभी बिट्टू को उसी पेड़ यानी चेतकवादी के कुछ दर्शन होने लगते हैं और एक नया किरदार पेश होता है, जिसका नाम बेला है। और वो बताती है कि कल यानी अगले दिन मैंने एक नया जुम्बा क्लास शुरू किया है, तुम्हें उसमें शामिल होने के लिए आना होगा। फिर सीन बिट्टू के दोस्त हैरी पर शिफ्ट होता है, जो एक कंटेंट क्रिएटर था और आज वो एक परिवार से डील करने आया था कि वो एक सीजी वीडियो अच्छे वीएफएक्स के साथ बनाकर उन्हें दे सकता है। लेकिन उसकी डिमांड 20 लाख रुपए थी और वो लोग 20,000 रुपए भी देने को तैयार थे। अगर वो लोग वहां नहीं होते तो ये लोग वहां से चले जाते हैं। फिर इधर बिट्टू आता है और हैरी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि अगले दिन तुम्हें जुम्बा क्लास का एक अच्छा उद्घाटन कमर्शियल वीडियो बनाना है, ताकि बेला को कुछ फायदा हो सके, लेकिन उसे ये मत बताना। आपको बता दूं कि मैंने इसके लिए पैसे दिए थे। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ हम इंग्रेन का दिन देख सकते हैं, जहाँ बेला ने अपनी दोस्त क्यूबा के साथ मिलकर जुम्बा क्लास शुरू की थी, जिसका संयुक्त नाम कुबला हो जाता है। यानी क्यूबा और बेला बराबर कुबला। तो हैरी कहता है कि यह तबेला जैसा दिखता है। फिर से मुख्य कहानी पर वापस आते हैं। यहाँ बिट्टू को कुछ पुराने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस बीच यहाँ क्यूबा भी बेला को प्रपोज करता है। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है और हम देख सकते हैं कि आज ही अपने गांव कोकन वापस चली जाती है, और वो भी अपने परिवार यानी बिट्टू और पम्मी के साथ, क्योंकि उसके छोटे बेटे बालू की बेटी की सगाई होने वाली थी, जिसका नाम रुकू था। तो यहाँ हम कोकन से उनमें से एक को दिखाते हैं।
गांव का घर दिखाया गया है। अब बालू बहुत खुश नहीं था क्योंकि उसके बड़े भाई ने पम्मी से शादी की थी, जो एक पंजाबन थी। ये लोग मराठी थे, इसलिए उसे वो ज्यादा पसंद नहीं थी। खैर, उनके परिवार में झगड़े चलते रहते हैं और फिर वो मिलते हैं। बिट्टू की रुकू से सगाई होने वाली होती है, इसलिए वो दोनों कुछ निजी समय के लिए बीच पर जाते हैं और कुछ बातें करते हैं। लेकिन फिर से बिट्टू वही चेतक वाड़ी की दीवारें देखता है और अपने चेतन मन में चला जाता है। फिर सीन बदल जाता है। उनके घर में चर्चा चल रही थी कि अब ये लोग उस चेतक्वड़ी की प्रॉपर्टी बेचेंगे, लेकिन आजी ने कहा कि तुम्हें पता है कि इसके अंदर कौन कैद है। अगर वो आज़ाद हो गया तो बालू को छोड़कर सभी मारे जाएंगे। काका ने कहा कि सबसे पहले मैंने उस पेड़ को काटने का फैसला किया है और फिर हम उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे ताकि हमारे घर में जो परेशानियां हो रही हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसी बीच उनकी लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो बिट्टू और पम्मी को कुछ गलत बोल देता है और इसी चक्कर में बिट्टू घर से बाहर निकल जाता है और गलती से चेतकवाड़ी पहुंच जाता है, जहां उसे वही भुतहा पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर गोटिया की आत्मा थी। वो बस चुका था और गोटिया मंजिया नाम का ब्रह्म राक्षस बन चुका था, इसलिए अब वो बिट्टू को पूरी तरह से पकड़ लेता है। आजी उसकी जान बचाने के लिए वहां पहुंचती है। अब आजी जी के पास एक छड़ी थी, किसी तरह से उनके पास ये छड़ी थी। ये कैसे आया ये ना तो कहानी में बाद में बताया गया और न ही आगे बताया गया, इसलिए हम कहानी का आनंद लेते हैं। तो मूल रूप से दादी के हाथ में जो छड़ी थी उससे वह मुंजिल को पीटती और उसे वापस यानी बिट्टू को ले आती। और बाहर आते ही ये लोग बात करते हैं कि आज के बाद कभी यहाँ चीतू गुवाड़ी में मत आना, क्योंकि गोटिया की आत्मा यहाँ दफन है। अब बिट्टू कुछ और पूछता है कि यह गोटिया कौन है और इसका क्या हुआ। इसी बीच पीछे से मुंजिन वही ब्रह्म राक्षस आता है और आजी को मार देता है और अब बिट्टू के शरीर में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ अस्पताल में बिट्टू की आंखें खुलती हैं, वहीं दूसरी तरफ दादी के दांतों का अंतिम संस्कार होता है। अब ये लोग थक चुके हैं और हार चुके हैं। फिर वो वापस पुणे आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में बस में जाते समय मुंज की आत्मा उसके सामने बैठी महिलाओं को परेशान करने लगती है। वो चटाई काटने लगती है, फिर वो आकर बिट्टू को पीटती है। तब पम्मी जी कहती हैं, भाई 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 आंटी जी, क्या बातचीत हुई? आप मेरे बिट्टू छोरे को क्यों मार रही हो? जहां वो बताती है कि आपके बेटे ने मेरी छोटी काट दी, लेकिन वो बिट्टू नहीं काट रहा है, वो मंजिया है, क्योंकि जब बिट्टू उस पेड़ के अंदर कैद था तो मंजिया ने उसके बाल काट दिए थे। उसकी पीठ पर हाथ का निशान बन गया था और इस वजह से अब वो उसके साथ घूमता रहता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बिट्टू की नींद खराब हो जाती है, यानी वो सो नहीं पाता और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि मुंजिल बार कहता है मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो। उसकी पुरानी इच्छा थी कि मुन्नी से शादी कर ले और हमेशा खुशी खुशी रहे, लेकिन उसकी इच्छा पूरी होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इसलिए आज वो मेजबान बनकर बिट्टू को परेशान करता है, वो भी सूरज ढलने के बाद, यानी जब सूरज उगेगा, यानी सुबह जब सूरज उगेगा तब वो भाग जाएगा और सूरज ढलते ही वापस आ जाएगा। इसलिए वो हर शाम बिट्टू के ऊपर बैठ जाता और कहता मुन्नी ढूंढो, मुन्नी ढूंढो, जिसके बाद हर रात बेचारा मुन्नी को ढूंढता हुआ इधर उधर निकल जाता और सुबह थका मांदा घर लौटता। उसकी माँ पम्मी और दोस्त हैरी भी ये नोटिस करते हैं कि भाई आजकल रात को उसे क्या होता है, पता नहीं वो कहाँ जाता है, कहीं वो नशा तो नहीं कर रहा है। लेकिन एक दिन बिट्टू अपने दोस्त हैरी को सारी सच्चाई बता देता है कि भाई मैं नशा नहीं करता हूँ, वो तलाश में है जब तक मैं मुन्नी को ढूंढकर वापस न दे दूँ, नहीं तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। तो अब हैरी और बिट्टू दोनों मिलकर अपनी तलाश जारी रखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कोंकण गांव से था, तो जाहिर सी बात है कि मुन्नी भी कोंकण से ही है। अब ये लोग वहां जाकर रुकू से मिलते हैं, तो रुकू उन्हें बताती है कि मुन्नी को काटने के बाद हमारा एक पड़ोसी था, वो भी पुणे शिफ्ट हो गया है। तो जब ये लोग दोबारा पुणे आते हैं और मुन्नी के घर पहुंचते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि मुन्नी बूढ़ी है, यानी उसकी उम्र करीब 70 साल है। अब इस 70 साल की औरत को देखकर मुंजित पागल हो जाता है और कहता है कि मुझे ये मुन्नी नहीं चाहिए, जैसी मुन्नी मुझे चाहिए थी वो ये नहीं है। फिर उसकी नज़र बेला पर पड़ती है। अब सीन ऐसा है कि बचपन में मुन्नी जी बिल्कुल बेला जैसी दिखती थी और जैसे ही मुंजित बेला को देखता है वो उसे अपनी मुन्नी मान लेता है
और अब उससे शादी करने की मांग करता है। बिट्टू इस बात से पूरी तरह घबरा जाता है। वो हैरी से इस बारे में चर्चा करता है। फिर ये लोग सोचते हैं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए इन्हें किसी तांत्रिक मंत्र के पास जाना पड़ेगा। फिर ये लोग मिस्टर एल्विस करीम प्रभाकर के पास पहुंचते हैं, जो हलेलुजा हलेलुजा करते हैं। ऐसा करवाते वक्त पहले तो बिट्टू सोचता है कि यह नकली आदमी है, ये ठीक से काम नहीं करेगा, वरना पैसे वैसे भी लूट लेगा। वहीं एल्विस करीम प्रभाकर जी ने कहा कि भाई मैं पादरी हूँ और मेरे पास जब कोई गंभीर विषय आता है तो मैं भी गंभीर हो जाता हूँ। पूरी कहानी सुनने के बाद वो अंदर जाता है और कुछ किताबें निकालता है और बताता है कि मैंने आज से पहले 4 बार मुंजे के केस का गहराई से विश्लेषण किया है। अगर कोई 10वें दिन के बीच में किसी अधूरी इच्छा के साथ मर जाता है तो उसकी आत्मा उसकी मृत्यु के स्थान पर कैद हो जाती है और फिर हमेशा के लिए वहीं लटकी रहती है जब तक किसी की इच्छा पूरी नहीं हो जाती। संभवतः उसकी अगर इच्छा सिर्फ शादी की है तो वो लगन लगन कहकर सब पर कहर बरपाते हैं और सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखाई देते हैं। अगर उन्हें इससे छुटकारा पाना है तो उनकी आत्मा को एक बकरे में डालना होगा और फिर उस बकरे को मारना होगा। उसे डालना होगा तभी आप मुंजू के पास जा सकते हैं। तो अब ये लोग प्लान कर रहे हैं कि वो बेला को कोकन गांव ले जाकर उसका एक प्रोफेशनल वीडियो शूट करवाएंगे ताकि मुंजू के जरिए बेला को पाने का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो सके। अब कहानी यहाँ काफी कॉमेडी है और काफी ट्विस्ट भी है, तो हम सीधे कहानी के मुख्य निष्कर्ष पर आते हैं। बिट्टू और हैरी की योजना थी कि नारियल के पानी में ताड़ी मिलाकर बेला को थोड़ा नशे में धुत करके उसे तुकवाड़ी और फिर मुंजे के पास ले जाएंगे। बेला से शादी का झांसा देकर उसकी आत्मा को एक बकरे में डालकर उस बकरे को मार देते हैं, लेकिन वो गलती कर देते हैं कि उन्हें एक जड़ का प्रतीक बनाना था जो बीच से कटी हुई थी, लेकिन मुंजे उसे बकरे पर बना देता है। आत्मा बकरी में भी चली जाती है, लेकिन बेला भी वैसा ही संकेत बना देती है। इसलिए अब मुंजे की आत्मा बेला में आ जाती है और अन्न चाहिए। अब मुंजे को पता चल चुका था कि ये लोग मुझे बकरे में डालकर मारने वाले हैं। अब वो मंजिल को मारना चाहता है, इसलिए अब उन दोनों के बीच काफी पीछा पीछा होता है। मंजिया बानी बेला भी उनके पीछे पड़ गई है और वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। मतलब नीच वो श्री एल्विस करीम प्रभाकर जी से भी संपर्क करते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई इसके सर पर जो निशान है उसे मिटाना पड़ेगा या इसकी आत्मा को किसी और में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी मंजिया से छुटकारा मिल सकता है। तो अब ये लोग उस बकरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये लोग तो बकरी यानी कि बकरी है। जब बालू को उसके दोस्त ने गाकर काट कर खा लिया था तब ये लोग परेशान थे कि इस चाचा ने बेला की आत्मा खा ली है, अब बेला को कैसे मिलेगा। लेकिन अंत में श्री एल्विस करीम प्रभाकर यहाँ पहुंचते हैं और ये बकरी की आत्मा यानी बेला की आत्मा को बालू चाचा से निकालने के लिए उसके माथे पर भी वैसा ही निशान लगाते हैं। लेकिन अब बेला की आत्मा उसमें मौजूद नहीं है, इसलिए निशान बनाने की वजह से दर्द बालू चाचा को हो जाता है और बालू चाचा मुंजिन उन सभी को हथियार बना लेते हैं, लेकिन मुख्य अवधारणा पर अड़े रहते हैं। उन्हें बेला से शादी करनी है और एक नर की बलि देनी है, इसलिए इस बार वो बिट्टू के नर की बलि देकर बेला को पाना चाहते थे। लेकिन फिर यहाँ बिट्टू का हाथ दादी की छड़ी पकड़ लेता है और वो चाचा के धागे का इस्तेमाल करता है और अपनी पीठ पर बिल्कुल वैसा ही निशान बनाता है जो आत्मा को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ बालू काका की आत्मा पेड़ में चली जाती है। यही बात इसलिए भी लागू होती है क्योंकि पेड़ पर भी यही चिन्ह बना हुआ था, यानी मुंजिन पेड़ में चला जाता है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह पेड़ को काबू में करके बिट्टू को मारकर बेला को पाना चाहता था। लेकिन सही मौके पर बिट्टू के हाथ में तेल और माचिस आ जाती है और वो पेड़ में आग लगा देता है, जिसकी वजह से मंजिया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाती है। सब कुछ सही हो गया था। बेला को उसका नया प्यार बिट्टू मिल गया था, सब खत्म हो गया था और अब मम्मी और मम्मी भी ठीक हो गए थे। उनकी कोई और इच्छा नहीं थी और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अब आता है इस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसका आप और हम दोनों ही इंतजार कर रहे थे। असल में चीतो कुवाड़ा को बेचने के लिए जो डील हुई थी वो ये थी कि सबसे पहले उस पेड़ को हटाना जरूरी था, इसलिए वो इस पेड़ को ट्रक में भरकर कहीं शिफ्ट करने वाले थे और जिस जगह ये लोग इसे शिफ्ट करने वाले थे हमें फिल्म से भेड़िया मिल गया।
जना और वरुण धवन नजर आ रहे हैं, जो इस समय इंसानी रूप में थे। यानी वो पिछली रात भेड़िया बन गए होंगे और मुंजित उन दोनों को देख लेती है। यहाँ सीन कट हो जाता है। अब अगर मुंज और भेड़िया जैसे दो खतरनाक जानवर मिल जाए, मुझे नहीं पता कौन सा घन बनेगा, इसलिए मैं इसके लिए काफी उत्साहित हूँ। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने ये मूवी अपने परिवार के साथ देखी और बच्चों के हिसाब से ये एक अच्छी मूवी है। अगर आप भी अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस मूवी पर विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े बड़े हैं, यानी करीब 25 से 35 की उम्र के बीच में, तो ये मूवी आपके लिए है। ये ज़्यादा आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप लोगों को बेहतरीन सीजीआई पहले से ही पसंद आ गई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन मूवीज़ लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।